नमस्कार। आज हम 10वीं का जो ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है, वो बोर्ड में उस किस टाइप के उसके क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आता है, कितने मार्क्स का होता है और उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। इसके बारे में जानकारी देखेंगे और कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको मैं उसमें से कुछ थोड़े से उदाहरण बताऊँगी। ठीक है? तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2, 2 भागों में बँटा होता है। एक क्वेश्चन 2A और दूसरा होता है 2B। तो मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ, वो है क्वेश्चन 2B। ये 2B जो क्वेश्चन है, 2B क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से हमको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 2-2 मार्क्स होते हैं, ठीक है? इसमें से कितना क्वेश्चन 5 दिए रहते हैं, लेकिन हमको कितना करना रहता है, कोई भी 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है? तो आज अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है? उसकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो सबसे पहला मैं आज आपको बताऊँगी, सबसे पहला वाला एक क्वेश्चन आज हम लेते हैं। आप लोगों को आया हो क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन फिर से अभी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, दिए गए त्रिक पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं, ये पहचानना है अपने को, ठीक है? अभी ये सबसे पहला क्वेश्चन है। दिए गए त्रिक दिए गए त्रिक सूखा कपड़ा से जो त्रिक हमको यहाँ पर दिया हुआ है 10, 24 और 27। ये जो है यहाँ पर इसको हमको त्रिक बताना है। तो देखिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। ये डिजिट चेंज भी होके आ सकते हैं, ठीक है? और नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिक बोला है, इसका मतलब यहाँ पे 3 जोड़ी या 3 संख्या इसलिए त्रिक हो गया। एक है हमको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो है, ये पाइथागोरस आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो पाइथागोरस का संबंध किससे होता है, समकोण से होता है, ठीक है? तो ये हमको मालूम है कि समकोण में भी जो होता है वो कर्ण सबसे बड़ा होता है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा या 3 अंक जो है, इन 3 अंकों में से जो सबसे बड़ा होगा, उसका हमको वर्ग करना पड़ेगा। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 27। 27 का वर्ग किया मैंने, और 27 का वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका 27 का 2 बार गुणा, ठीक है? 27 का अगर 2 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 का 2 बार गुणा करने पर 729, 729 ये आ गया। इस संख्या का ये जो हमको त्रिक दी हुई थी, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी उसका वर्ग किया तो 729 आ गया। अब बचे जो 2 बची हुई है संख्या 10 और 24, अब इनका वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिक बताने के लिए हमारा जो नियम है कि बड़ी संख्या का वर्ग बराबर बाकी शेष दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल, ठीक है? तो अब जो 2 संख्या बच गई, अन्य शेष 2 संख्या, एक 10 है, 10 का वर्ग और दूसरा है 24 का वर्ग। तो 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 और 24 का वर्ग का मतलब क्या आता है, 24 गुणा 24। तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। टोटल हो गया 676। ये हो गया 10 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर इतना। ये देखिए
तीन संख्या थी, तीन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ये आ गया, मतलब मेरे पास एक उत्तर ये हो गया। सेकंड, ये दोनों संख्याओं का वर्ग किया और उनका जोड़ कर दिया, तो कितना आ गया? 676 आ गया। अब मुझे पाइथागोरस का त्रिक बताना है या नहीं, क्योंकि आंसर में अगर उसने बोला है या नहीं, इसका मतलब किसी किसी क्वेश्चन में वो त्रिक हो भी सकता है और किसी किसी क्वेश्चन में वो त्रिक नहीं भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? आंसर तो हमने वर्ग निकाल लिया, त्रिक है या नहीं ये देखना है। तो जो नियम है अपने पास उस नियम को याद रखो। क्या नियम है? देखिए मैं वो नियम यहाँ लिखती हूँ। बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं का अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। ये नियम हमारा बैठना चाहिए। जो मैंने अभी आंसर निकाला अब वो इस नियम के अनुसार होना चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला? बड़ी संख्या का वर्ग कितना है? 729। अन्य संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 676। यहाँ तक हो गया। बराबर, इसका मतलब ये दोनों आंसर आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों आंसर अभी मुझे बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या? ये तो 729 है और ये 676 है। ये दोनों आंसर बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम अपने अगले स्टेप में लिख देंगे, जो बड़ी संख्या थी 27 का वर्ग बराबर नहीं होगा बाकी ये जो दोनों वर्ग है इनके योग के। देखो, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर के चिन्ह को क्या कर दिया? कट कर दिया। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का योग यहाँ कर सकते हो और ये बड़ी संख्या को यहाँ लिख सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि बराबर अगर होता तो मैं लिखती थी त्रिक है। अब यहाँ बराबर नहीं आए दोनों आंसर, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो भी हमको त्रिक दिया है उस त्रिक को आप लिख सकते हो 10, 24 और 27 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। त्रिक नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सॉल्व तो आप कर लेते हो वर्ग करके, लेकिन ये जो उसने नियम है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कारण सहित बताइए या कारण लिखिए, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसका कारण होता है। अगर दोनों आंसर बराबर हो गए तो आप यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे और नीचे लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक है। अगर बराबर दोनों आंसर नहीं है तो बराबर का चिन्ह को ऐसा कट कर देने हैं, तो वहां पर आप लिख दोगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब जो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसमें हमको क्यू आर और टी इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्यू आर टी एक लाइन में है। ठीक है, यदि कोण क्यू पी एस बराबर 110 अंश, कोण क्यू आर एस बराबर x अंश, कोण एस आर टी बराबर y अंश, तो हमको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, अब ये जो हम करेंगे इसमें चक्रीय चतुर्भुज सबसे पहले हमको दिया। इस जो गणित है इसमें हमको एक आकृति भी दी हुई है, मैं वो बताती हूँ यहाँ पर।
चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जो चतुर्भुज चक्र के अंदर मतलब वृत्त के अंदर बना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर है पी क्यू आर एस, ठीक है, और यहाँ हो गया टी। ये मुझे पी उसने दिया है 110 अंश का, क्योंकि जिस चीज की का कोण यहाँ बीच में रहता है उसी का मान होता है वो, ठीक है। अब कोण उसने एक्स अंश दिया है, और ये वाला जो कोण है उसने y अंश का दिया है। अब देखिए यहाँ x और y दोनों का मान मुझे निकालना है। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है चक्रीय चतुर्भुज, बस नाम दिखा ना चक्रीय चतुर्भुज, तो इसका मतलब इसमें हमको चक्रीय चतुर्भुज का कोई तो नियम लगाना है। अब चक्रीय चतुर्भुज का अपने पास में एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो मैं सबसे पहले जो नियम हमको लगाना है हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से अब चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज का नाम दिखाई दे रहा है ना, पी क्यू आर एस, ये जो वृत्त के अंदर बना हुआ है जो चतुर्भुज, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इनके आमने सामने के कोणों को जोड़कर 180 आना चाहिए। इसका मतलब कोण P और कोण R दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण P कोण R बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से P का मान हमको उसने 110 दिया है, R का x दिया है 180 अंश। तो x का मान निकालना है, 180 में से 110 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 70। ये मेरे पास में एक कोण निकल गया। देखो कुछ भी नहीं, दिखने में कैसा कठिन लग रहा था गणित, पता नहीं क्या होगा। ध्यान रखो चक्रीय चतुर्भुज दिया तो चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगा दो। दोनों आमने सामने के ये जो दो कोण है इनको जोड़ के 180 आना चाहिए। मतलब दो दोस्त है, दोनों को मिलाकर 180 रुपए जमा करना है। एक ने 110 रुपए जमा कर दिया तो दूसरा कितना रुपए जमा करेगा, 70 रुपए। तभी दोनों का मिलाकर 180 होगा ना, वही चीज यहाँ हमको करनी है, ठीक है। ये एक तो मान निकल गया x का, अभी दूसरा मुझे y का निकालना है। लेकिन अब मैं y जो देख रही हूँ, y तो इधर बाहर बना हुआ है, ये देखो इधर है, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर भी नहीं है, बाहर है। अब इसमें मैं क्या करूं, कौन सा नियम लगाऊं? तो ध्यान रखो, देखो अगर उसने हमको यहाँ एक लाइन दी क्यू आर टी क्यू डैश आर डैश टी, इसका मतलब क्यू आर टी एक रेखीय है, एक रेखा में है, ठीक है। तो अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो बिंदु है क्यू आर टी ये एक रेखीय है ना। एक रेखीय, अब एक रेखीय है तो अब देखो x और ये x है, यहाँ से ये इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये ऐसा बन गया, देखो ये है Q, ये है R, ये है T, और ये इस तरह से बन गया है, ऐसा बना ना। अगर यहाँ मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सा कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है, कभी ध्यान से आपने चांदा देखा है, डी जिसको आप कहते हो, वो भी ऐसा ही होता है ना। उसमें टोटल देखो 0 से लेके 180 तक होता है, इसका मतलब ये डी के जैसा दिख रहा है मुझे, चांदे के जैसा। इसका मतलब ये जो पूरा कोण है ये भी कितना हो गया, 180 अंश का, जिससे हम रेखीय युगल कोण भी कहते हैं, ठीक। तो बस अब यहाँ आगे लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ के 180 है, रेखीय युगल कोण, तो इनका नाम लिखो क्यू आर एस
कोण क्यू आर एस और दूसरा कोण आर एस टी या एस आर टी, सॉरी एस आर टी, ये दोनों को जोड़कर 180 क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है, इसलिए उसका नाम यहाँ हमने लिख दिया रेखीय युगल कोण। अब इनका जो भी मान दिया है उनकी जगह पे उनका मान रख दो, ठीक है। यहाँ पे भी हमको यहाँ लिखना चाहिए मान रखने पर। इसी तरह से यहाँ पे भी अभी हमने मान रखा, मान रखने पर क्यू आर एस कितने अंश का है, एक्स अंश का। अभी एक्स का मान हमने यहाँ से कितना निकाला, 70 निकाला है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 70। एस आर टी, एस आर टी ये वाला, ये क्या है, वाई, वाई का मान हमारे पास नहीं है इसलिए वाई लिखा 180। वाई का मान निकालना है इसलिए 70 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, y का मान 110 अंश हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से y का मान भी मेरे पास निकल गया। दो ही नियम लगाए हैं हमने, एक चक्रीय चतुर्भुज के नियम से x का मान निकाला और दूसरा रेखीय युगल कोण, क्योंकि ये हमको देखो डी के जैसा, चांदे के जैसा दिख रहा है, इस टाइप से अगर कोई भी कोण दिखाई दिया तो समझ लो ये कोण पूरा 180 अंश का हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर के लिए आ सकता है, दिखने में बड़ा है लेकिन इसकी जो स्टेप्स है वो बहुत इजी है, इसलिए ये 2 नंबर में दे सकते हैं। इसके बाद जो है, अब आपको मैं तीसरा गणित बता रही हूँ, उसे भी देखिए, वो बहुत इजी है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना आप ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है ना वही हमको नियम लगाना है। आप सोचते हो इसमें मैं क्या नियम लगाऊं, कौन सा नियम लगाऊं, लेकिन जो भी, अब इसके पहले पाइथागोरस दिया था, हमको मालूम था पाइथागोरस मतलब समकोण से संबंधित, और समकोण में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, वही चीज हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। इसके बाद जो अभी मैंने दूसरा गणित चक्रीय चतुर्भुज दिया, तो चक्रीय चतुर्भुज में भी चक्रीय चतुर्भुज नाम आया तो चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगाया, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए। त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज आर एस टी में यदि एल एम बराबर 3, एम एन बराबर 4, एस टी बराबर 12, तो हमें आर टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बोला, सॉल्व करते हैं उससे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 त्रिभुज दिए, एक त्रिभुज का नाम एल एम एन है और दूसरे त्रिभुज का नाम आर एस टी है। 2 त्रिभुज तो मुझे मालूम है, त्रिभुज के बारे में तो मुझे जानकारी है, लेकिन बीच में कौन सा साइन दिया हुआ है, समरूप, इसको समरूप बोलते हैं ना, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 त्रिभुज के समरूप का नियम लगाना पड़ेगा। अभी 2 त्रिभुज के समरूपता का कौन सा नियम है, अब ये सब तो भुजा दिखाई दे रही है, सबकी भुजा दिख रही है, इसका मतलब समरूप त्रिभुजों की भुजा के बारे में मुझे नियम लगाना है। अब समरूप त्रिभुज की भुजा का नियम क्या है कि समरूप त्रिभुज, यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये अपना नियम है। तो मुझे सबसे पहले जो दिया है मैं लिखूंगी कि त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज आर एस टी दोनों क्या है, ये तो समरूप है, ये हमको दिया ही हुआ है, या दत्त है, जो भी लिखेंगे, ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब ये समरूप है, इसके लिए नियम हमारा, इनका जो भुजाओं संगत भुजा है, संगत भुजा का मतलब क्या होता है, इसकी भुजा, भुजा मतलब आप ऐसे लाइन खींचते हो ना,
उसको नाम देते हो ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए भी भुजा हो गई ना, मतलब दो जो अल्फाबेट आपने लिए एक साथ वो भुजा हो गई। तो यहाँ से भी ये जो दो अल्फाबेट है ये मान के एक भुजा हो गई। यहाँ पहले ये वाली भुजा दोनों, यहाँ से पहले ये भुजा दोनों, ये संगत भुजा हो गई। तो चलो हम लिख देते हैं, इनका अनुपात बोला इसका मतलब मुझे बटे में लिखना पड़ेगा। ये देखिए, फिर ये दूसरी दोनों जोड़ी पीछे से, तो ये दूसरी पीछे से दोनों जोड़ी MN और यहाँ पर ST हो गया। अभी मुझे ये यहाँ पे ये चीज दी हुई है। अब आगे देखिए, आर एस का मान निकालना है, RS का मान निकालना है। ये मैंने यहाँ लिखा, और ये जो नियम है उस नियम को आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये नियम हमने यहाँ लगाया, इसलिए यहाँ की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा, और उसका अनुपात, अनुपात मतलब बटे में। वही बीच में क्या बोला उसने, बराबर, तो बराबर का साइन। अब इनका मान रख दीजिए, मान रखने पर, ठीक है। अब चलो मान रखते हैं। सबसे पहले LM में, LM का मान कितना है अपने पास, 3, ये मैंने लिख दिया 3, बटे में RS तो मुझे ज्ञात करना है, तो RS की जगह पे RS कर दिया। MN कितना है 4, ST कितना है 12। अब मुझे RS का मान निकालना है, इसलिए मैं यहाँ से तिर्यक गुणा भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया, तो क्या हुआ, 3 गुणे 12 बटे 4 बराबर RS। तो ये कटो, देखो कट सकता है तो काटो, 3 के पारे से 4 तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 के पारे से 12 कट सकता है, तो काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 में 3 का गुणा किया तो कितना आया 9। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई RS की वो कितनी हो गई 9, 9, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन एक आ गया। ध्यान रखना है, समरूप आ गया तो बस उनके जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, उनको इस तरह से बटे में लिखना है, जिसे हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर का। अब इसमें एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए, आकृति में, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन ने आकृति दी होगी, ठीक है। मैं आकृति बनाऊंगी, पहले लिख दूं, DE समांतर भुजा BC, जहां पर हमको AD का मान 4 दिया है, DB का मान 5 दिया हुआ है, AE का मान 6 से 6 है, और हमको EC ज्ञात करना है, और AC भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, जो मुझे आकृति दी हुई है मैं यहाँ बनाती हूँ। ABC ने क्या बोला, BC और DE समांतर है, इसका मतलब ये मैंने एक लाइन खींच दी, D और E, ये जो 2 पॉइंट हो गए D और E। AD जो दिया है वो कितने का है 4, DB 5, AE 6। अब EC भी ज्ञात करना है, और ये पूरा की पूरा भी मुझे ज्ञात करना है। इसके पहले लेक्चर जब मैंने आप लिया था उस समय भी मैंने आपको बताया था
कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की आकृति अगर हमें दिखाई दे रही है, तो आपको हमेशा वहां पे समानुपात का मूलभूत प्रमेय का नियम लगाना है, क्योंकि समानुपात के मूलभूत प्रमेय में ही इस तरह की आकृति बनती है। ठीक है, आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहां केवल लिख देंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, तो भी आपका हो सकता है गणित सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अभी हम वही काम करते हैं जो हमें पहले यहाँ पर दिया हुआ है, हम उसको लिख लेते हैं। डीई समांतर भुजा बीसी हमको दी हुई है। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर जो है समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, अब समानुपात का मूलभूत प्रमेय में क्या बताता है कि ये जो दो लाइन है दो दो भागों में बट रही है, उनको लिखना रहता है। ये वाला एक भाग बटे में ये भाग, यहाँ से एक भाग बटे में ही दूसरा भाग। तो चलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अब इनके क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे। अब मान रखने पर एडी का मान कितना है 4, डीबी कितना है 5, एई कितना दिया है हमारे पास 6, और ईसी तो हमको निकालना है, इसलिए मैंने इसी लिख दिया। फिर वही हमारा तिर्यक गुणा किया हमने। सब स्टेप सेम ही आती है, बस मान अलग दिए जाते हैं, बाकी वही तिर्यक गुणा है, वही मान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन अपने ऐसे ही होते हैं, इसलिए ये अच्छी तरह से आप ध्यान से देखो इनको। तिर्यक गुणा किया, मुझे अभी इसी का मान निकालना है, तो मैंने इसी 4 के साथ में आएगा ना, तो 4 को यहाँ मुझे बटे में लिखना पड़ेगा, ये इसी। अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 6 गुना 5 बराबर 4 गुना इसी, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला तिर्यक गुणा करना है। अब मुझे इसी का मान निकालना है, इसलिए मुझे इस 4 को हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटाना पड़ेगा का मतलब क्या है, पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करना है मतलब यहाँ जो ये राइट पक्ष में है, दायां पक्ष में है, उसको मुझे बाएं पक्ष में लेके जाना है। तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, क्योंकि गुणा में था तो यहाँ बट्टे में आ गया। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, अब इसको अगर कटता है तो काट दो। चलिए 2 दूना 4, 2 तिया 6। अभी तो कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पाड़े में ना तो 5 होता है, ना तो 2 के पाड़े में 3 आता है। तो मुझे ये जो अंश अंश वाला इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। 3 और 5 का गुणा कर दिया मैंने, तो हो गया 15/2 बराबर इसी। इसलिए अभी 15 में 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 15 में 2 का भाग। 2 का भाग का मतलब होता है जो संख्या है उसका आधा कर देना। 15 का आधा कितना 7.5, है ना, क्योंकि आधा है। कोई भी चीज अगर उसको बोला, आपके पास कोई चीज है उसको बोला इसको आधी दे दो, तो आप क्या करते हो, उसके 2 भाग करते हो ना। तो यहाँ पे भी 2 से ही भाग दिया है ना, इसका मतलब 15 के 2 कर दिए। 15 का 2 भाग कर दिया मतलब 7.5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जितना जल्दी कर सकते हो उसको आप उतना टाइम वहां बचा सकते हैं। ये मेरे पास ईसी का मान निकला। अब कौन बाकी है, एसी। अब एसी कहाँ है, अगर हम आकृति में देखें तो देखो देखो ए से लेकर ये पूरा एसी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो एसी लाइन है, ये एसी जो भुजा है, ये 2 भागों में बटी दिखाई दे रही है, एक एई और दूसरा भाग है ईसी। तो आगे का जो है मैं यहाँ करती हूँ, देखिए एसी जो भुजा है वो 2 भागों में दिखाई दे रही है, एई और ईसी। दोनों भाग को जोड़ के मुझे एसी भुजा मिल रही है। तो चलिए अभी इनके मान रख देते हैं हम लोग। ए का मान 6 और इसी का भी मैंने निकाला 7.5, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ 13.5। ये एसी का मान निकल गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, ये जो जोड़ते हो ना, यहाँ कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको एक बार 2 मिनट में जोड़ना बताती हूँ कि ये किस तरह से जोड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ ये मेरे पास 6 है, ये लिखा मैंने 6,
इसमें मुझे किसको जोड़ना है? 7.5, क्योंकि पॉइंट आ गया तो आप थोड़ा सा डर जाते हो, कैसे जोड़ू, क्या करूं? बिल्कुल डरने की बात जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप कहीं फंक्शन में जाते हो, अगर लेडीज एक साइड में बैठी है, जेंट्स एक साइड में, तो लेडीज जाके लेडीज की लाइन में बैठती है ना, जेंट्स जाके जेंट्स की लाइन में बैठते हैं। स्कूल में भी हम ऐसे ही करते हैं। प्रेयर होती है तो हम लड़कियां लड़कियों की लाइन में, लड़के लड़कों की लाइन में बैठते हैं ना। वो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है अपने को। यहाँ 6 है, मैंने 6 लिखा। यहाँ पे तो कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे अभी कुछ पॉइंट की जरूरत। दूसरा जो है 7.5। अब 7 है, वो भी बिना पॉइंट का, इसलिए मैंने वो 7 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन 5.5 है, अब यहाँ पे 0.5 मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि वो 0.5 की लाइन में जाएगा, दशमलव की लाइन में जाने वाला है। तो अब ऊपर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पॉइंट लगा के 0 भी लिख सकते हो, ये इस तरह से। क्योंकि देखो, बिना दशमलव वाला एक लाइन में लिख दिया और दशमलव वाले मैंने एक लाइन में लिखे। पहले ये मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। लेकिन अभी मुझे सॉल्व करना है तो आप बोलोगे ऊपर कुछ तो चाहिए ना, इसलिए दशमलव करके मैंने यहाँ 0 लगा दिया। तो दशमलव के बाद मैंने यहाँ 0 लगाया, क्योंकि कुछ नहीं था। अब इनको आराम से जोड़ सकते हैं, 0 में 5 जोड़ा तो 5, 6 और 7 हो गया 13। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद वाली संख्या उसके बाद, और दशमलव के पहले वाली संख्या उसके पहले। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमारा AC का मान भी आ गया और EC का मान भी हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा आता है, मैं आपको बताती हूँ, 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमें आकृति दी, क्योंकि ज्योमेट्री है, इसमें इसमें ज्यादातर आकृतियां भी दी जाती है क्वेश्चन पेपर में। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके जो आंसर शीट है उसमें आपको क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप केवल उसको सॉल्व करना है। ठीक है, असंलग्न आकृति में रेख AB जो है वृत्त का व्यास है। जैसे ही वृत्त चैप्टर, आप वृत्त नाम सुना, आप लोगों को डर लगता है कि ज्योमेट्री का जो वृत्त का चैप्टर है उसमें बहुत नियम है, मैं कैसे हल करूं, और यही सोच के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत इजी है, आप ध्यान से बस देखिए उसमें। ये मुझे यहाँ पे दिया है, इसमें हमको जो ज्ञात करना है, सबसे पहले M चाप AXC, ये चीज ज्ञात करनी है। और दूसरी जो मुझे ज्ञात करनी है, M चाप BYC। और जो मुझे आकृति दी हुई है मैं यहाँ बनाती हूँ, ये वृत्त, वृत्त के अंदर जो उसने मुझे बोला है AB व्यास है, ये AB मेरा व्यास हो गया, जिसको मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, अब उसने कोण ABC 30 अंश का बोला है, तो इसका मतलब B बीच में, तो B पे 30 अंश का बनना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 30 अंश का यहाँ पे कोण। ठीक है, ये मेरा केंद्र बिंदु O। अब चाप AXC, तो A यहाँ है, C यहाँ है, तो ये X हो गया, तो ये चाप AXC। चाप आपको बोलेंगे चाप मारो तो आप गोला प्रकार लेते हो, ऐसा गोल चाप मारते हो, तो ये एक AXC, ये चाप हो गया। दूसरा BYC, तो ये B और ये C, इसलिए यहाँ पे मैंने Y कर दिया। ये दोनों अभी मुझे मान निकालना है। ठीक, अब देखिए, इसमें आपको जो नियम लगाना है, क्योंकि ये वृत्त है, इसमें वृत्त में हमने नियम पढ़ा हुआ था। अंतरलिखित कोण का प्रमेय मैं आपको पहले बताया था। अंतरलिखित कोण का जो प्रमेय होता है, वो अंतरलिखित कोण का प्रमेय क्या होता है? ये जो, एक मिनट, ये देखिए, अगर ऐसा कोई कोण बनता है, अगर ये कोण 50 अंश का है, तो इसके सामने जो अंतरलिखित चाप है, ये जो चाप बना हुआ है, ये चाप इसका डबल होता है, इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। ठीक है, यही नियम हमको अभी पहले तो इसमें लगाना है।
तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का जो नियम है कि ए बी सी ये कोण है हमारा, ठीक है। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, कोण ए बी सी ये उसके द्वारा अंतःखंडित चाप, इसका मतलब उसके द्वारा अंतःखंडित चाप मतलब देखिए कोण ऐसा बन रहा है, उसके द्वारा जो इतना ही चाप बन रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स सी। अंतर्लिखित कोण का जो प्रमेय है कि अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का होता है। आधा है इसलिए मैंने उसको 2 लिख दिया बटे में। बस अभी हम मान लिख दीजिए, यहाँ पर मान रख दीजिए जो भी रहेगा। मान रखने पर कोण ए बी सी कितना मान दिया है मेरे पास 30 अंश। चाप का माप मुझे निकालना है ए एक्स सी बटे 2। फिर ये गुणा कर दीजिए। अब फिर ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो 60 हो गया। आ गया मेरे पास में ए एक्स सी का माप। ठीक है, इस चाप का माप आ गया। ये हो गया पहला सवाल। ध्यान रखिए आप, जब यहाँ परिधि पे अगर कोई कोण बनता है तो उसके सामने वाला जो ये चाप है वो इस कोण का डबल हो जाता है। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अभी दूसरा बी वाई सी। अब मुझे जो दूसरा कोण निकालना है, सॉरी चाप निकालना है, वो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें तो कोई कोण भी नहीं बन रहा है, अभी मैं इसको कैसे निकालूं? तो ध्यान से देखिए, उसने हमको एक लाइन दिया हुआ था यहाँ पर कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। व्यास जो होता है उस वृत्त में, अगर हमने व्यास ये है तो उस वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। 2 भागों में बांट दिया तो अर्धवृत्त बन गया, ये ऊपर का आधा वृत्त और ये नीचे का आधा वृत्त। मतलब एक वृत्त के अगर 2 भाग हो गए तो अर्धवृत्त कहलाता है। और अर्धवृत्त का माप कितना होता है? पूरा वृत्त है 360, तो आधा कितना होगा? 2 का भाग दे देंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो अर्धवृत्त का जो माप है वो होता है 180 अंश। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे का जो है पूरा चाप ये 180 अंश का है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो पूरा चाप 2 भागों में दिखाई दे रहा है, एक चाप है ए एक्स सी और दूसरा चाप है सी वाई बी। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा अर्ध, 1 मिनट, यहाँ पे हमने दोनों का लिखा एम चाप ए एक्स सी और दूसरा एम चाप ई वाई सी, दोनों जो है मिलाकर 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। ठीक है, ये दोनों चाप को अगर हम जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त बनता है। तो लिखिए अभी इनका माप, एक्स सी का माप अभी मैंने निकाला 60, डी वाई सी का तो मुझे निकालना है बराबर 180। तो एम चाप बी वाई सी बराबर 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 120। ठीक है, तो ये मेरा हो गया दूसरा भी। ये यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये खत्म हुआ। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आपको बहुत अच्छे तरह से भी आता होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो रचना से संबंधित है। रचना भी हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में आती है। ठीक है,
पहले मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, उस क्वेश्चन से फिर हम इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां जो कुछ है, अब यहाँ मैं लिखती हूँ, देखिए क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से उस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मुझे सबसे पहले उसने क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। तो मुझे जो गोला प्रकार है उसमें मुझे 3 सेंटीमीटर का माप लेना है। तो चलिए अभी मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर का माप लेती हूँ। जो भी माप हम लेंगे वो 0 से आपको लेना है, 1 से नहीं लेना है। स्केल में जहां से शुरुआत होती है वहीं से आपको उतना लेना है। ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर। ये देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वाला ये मैंने वृत्त खींचा। गोला प्रकार का हमेशा ये पीछे वाला साइड पकड़ना है। आप कभी कभी क्या करते हो, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ये मैंने ये वृत्त बनाया, आप क्या करते हो, पकड़ते समय ऐसा पकड़ते हो, ऐसा। यहाँ से अगर आप गोला प्रकार पकड़ोगे तो ये पेंसिल और ये सब आपका कम ज्यादा माप हो जाएगा। इसलिए ये पीछे ये जो दिया हुआ भाग है प्लास्टिक का, कहीं किसी किसी में स्टील का होता है, उसको आप ध्यान ऐसा रखिए और फिर सीधा ऐसा करके आप घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा बना वृत्त। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ पेंसिल से। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का मैंने वृत्त खींचा। अब आगे उसने क्या बोला, वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर दूर। कहाँ से, वृत्त के केंद्र, केंद्र कहाँ है मेरे पास, ये। अब उसने केंद्र का नाम तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं अपने मन से भी दे सकती हूँ, तो मैंने वो दे दिया। चलिए, केंद्र से कितना दूर है, 5.7 सेंटीमीटर। तो मुझे स्केल रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए आपको, हाँ बार बार बोल रही हूँ मैं, कहाँ से लेना है, केंद्र से। तो ये मैंने केंद्र रखा केंद्र पे, और 5.7 जहां आ रहा है यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, 5.7। ये देखिए, ये हो गया मेरा 5.7। 5.7 हो गया। कौन है वहां पर, पी बिंदु है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिंदु पी। वृत्त की अभी हमको स्पर्श रेखा खींचनी है। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ओ पी हमको रेखा दिखाई दे रही है, इसका समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक का मतलब होता है इस रेखा को 2 समान भागों में बांटना। तो कैसे बांटते हैं, ये जो पूरा ओपी दिखाई दे रहा है ना, इसमें थोड़ा सा आपको आधे से ज्यादा दूरी, आधे से ज्यादा मतलब इसको आप मापना नहीं है कि ये 5.7 है तो इसको मुझे आधा करना पड़ेगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, कोई जरूरत नहीं। आप सीधा ये वृत्त के केंद्र पर रखिए गोला प्रकार, और यहाँ तक आइए, पी तक, पी का थोड़ा सा भाग छोड़िए, मतलब इस लाइन से थोड़ा सा आप दूरी ले लीजिए। ये देखिए इतना 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 सा भाग छोड़ दिया मैंने उस लाइन का। अब ये जो मेरे पास में माप आया है, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओ और पी, इन दोनों बिंदु पे रख के हमको चाप खींचना है। ओ पे लिया, चाप खींचा, ऊपर नीचे की साइड से खींच दिया हमने दोनों साइड में। फिर पी पे लिया,
यहाँ से भी मैंने दोनों साइड से खींच दिया, ये देखिए हो गया। और इन दोनों को मिलाकर मैंने स्पर्श रेखा सॉरी ये खींच दिया, ये देखिए ये लाइन आ गई मेरी। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर खत्म कर देते हो इसे, और आप सोचते हो अरे स्पर्श रेखा है तो स्पर्श होके नहीं गई, ये तो वृत्त के अंदर आ गई। तो ये वृत्त के अंदर आई है तो हमारा गणित यहाँ खत्म नहीं हुआ है ना, अभी हमको स्पर्श रेखा खींचनी है अभी, क्योंकि यहाँ पर इस गणित में हमें 2 मान दिए हुए हैं, 3 और 5.7। जिस गणित में 2 मान दिए हैं उसमें 2 स्पर्श रेखा आएगी, ये याद रखना है। जिस गणित में ये मान नहीं है, एक ही मान है, उसमें एक ही स्पर्श रेखा आएगी, तो वो इस तरह से जो अभी मैंने किया वो बराबर यहाँ से टच होके जाती है। लेकिन जिसमें 2 रेखा स्पर्श रेखा होती है उसका ये संधिभाजक वाली जो लाइन है वो अंदर भी आ सकती है वृत्त के बाहर भी आ सकती है, या वृत्त को टच करके भी जा सकती है। ठीक, बस ये हो गया। इसके बाद अभी हमारा स्टेप ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये यहाँ से लेकर इस केंद्र बिंदु का माप ले लीजिए और वृत्त को 2 भागों में काट दीजिए। ये देखिए कट करिए, ये यहाँ से लेकर मैंने ये वृत्त यहाँ लिया, यहीं रख के वृत्त के 2 भाग कर दिए, या आप चाहे तो पूरा एक वृत्त भी बना सकते हो, ये इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये देखिए ये हो गया, और ये यहाँ से आप चाहे तो ऐसा पूरा वृत्त भी बना सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ये जो 2 वृत्त को कट किए हैं उनको इस P बिंदु से स्केल से आपको ज्वाइन करना है। ये देखिए ये यहाँ कर दिया, और ये यहाँ हो गया। ये देखिए ये जो स्पर्श रेखा जा रही है P से यहाँ पर एक और एक यहाँ से, ये हमारी स्पर्श रेखा है। आप उसने नाम नहीं दिया, आपको नाम देना है तो आप दे सकते हो। ये पॉइंट A, इस पॉइंट को B, तो ये PB और PA स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है स्पर्श रेखा को मापने के लिए भी, तो P से लेकर ये जो B जहां टच किया है वहीं तक आपको मापना है। ये वाला माप PA और PB दोनों सेम आना चाहिए। ठीक, आया समझ में? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मेरा खत्म होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ अमृत, पूछिए क्या पूछना आपको। अमृत, टीचर जो पहले का था ना वो थोड़ा डाउट लग रहे टीचर, वो पहले का जो आपने सॉल्व कराया था ना वो डाउट लग रहा है थोड़ा। कौन सा पहला वाला? इसके पहले जो मैंने किया था वो? हाँ एक मिनट, हाँ बताती हूँ। इसके पहले जो है, अभी मैं क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखती हूँ, मैं आकृति से बताती हूँ। देखिए इसके पहले जो मैंने ऐसी आकृति बनाई, एक वृत्त था, ये व्यास दिया हुआ था जिसका नाम AB था, और ये इस तरह से 30 अंश का कोण दिया था, ये C लिखा था, ये X दिया था। मतलब मेरे पास में ये एक चाप है AXC, क्योंकि अब भी मैंने देखा चाप बोला है तो हम ऐसा लेते हैं और ऐसा मारते हैं तो ये चाप बन जाता है ना, चाप हो गया। दूसरा उसने मुझे यहाँ पे वाय दिया है, ये दूसरा चाप उसने यहाँ पर ये वाला दिया। मुझे AXC का माप निकालना है, तो अंतरलिखित कोण का प्रमेय हमारा जो होता है, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। देखिए अंतरलिखित कोण का प्रमेय होता है कि ये जो अंतरलिखित कोण है ये वाला, इस कोण का, देखिए ये कोण कहाँ से शुरू हुआ, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन है ना, दोनों लाइन के बीच में जितना भी चाप आता है